हेलो दोस्तों, आज हम IUCN रेड लिस्ट के बारे में जानेंगे। द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज आल्सो नोन एज द IUCN रेड लिस्ट और रेड डाटा लिस्ट, ये फाउंड हुआ था 1964 में। ये वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव इन्वेंट्री ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। द IUCN का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, the world's main authority on the conservation status of species। स्पीसीज के स्टेटस के लिए दुनिया की सबसे मेन अथॉरिटी है IUCN रेड लिस्ट। इसमें मोर देन 1,16,000 स्पीसीज है। IUCN रेड लिस्ट 2019 की बात करते हैं। 41% ऑफ द एम्फीबियंस आर थ्रेटेंड, 33% ऑफ द कोरल रीफ्स आर इन द थ्रेटेंड कैटेगरी। ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं IUCN के। IUCN क्या करता है? प्रोवाइड करता है साइंटिफिक डाटा ऑन द स्टेटस ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज एट अ ग्लोबल लेवल। टू एड्रेस करता है फैक्टर्स ऑफ कंसर्न एंड स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द स्पीसीज एंड बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन। प्लान करता है लेआउट का फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। IUCN रेड लिस्ट के यूज़र्स कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कंजर्वेशन रिलेटेड NGOs हैं, नेचुरल रिसोर्स प्लानर्स हैं, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जूस और एक्वेरियम्स हैं, मीडिया हो गई, बिजनेस कम्युनिटीज़ हो गई। पर्पस क्या है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स सच एज साइट्स रामसर कन्वेंशन use the red list data to make important decisions in sync with the status of nature as and when required। साइट्स एक एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, और रामसर कन्वेंशन ये रेड लिस्ट डाटा ही यूज़ करते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले नेचर के लिए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड यूजेज द IUCN रेड लिस्ट डाटा टू evaluate द रिस्क ऑफ डैमेज टू बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू ग्लोबल प्रोजेक्ट्स। तो ग्लोबल प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी रिस्क होता है बायोडाइवर्सिटी के डैमेज होने के लिए, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप परफॉर्मेंस देखता है IUCN रेड लिस्ट की। जूस और नेशनल पार्क्स यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन अपग्रेड इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ लाइक पार्क्स रेगुलेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। पार्क्स की जो भी नेशनल पार्क्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है, उसको अपग्रेड करने के लिए, उनकी पॉलिसीज़ अपग्रेड करने के लिए जूस और नेशनल पार्क्स इसका डाटा यूज़ करते हैं IUCN रेड लिस्ट का। WWF के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड नेचर का, WWF वर्ल्ड वाइड फंड नेचर का, ये इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टू द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड इट्स डिफरेंट स्पीसीज। It's a world largest biggest conservation organization. It support more than 1,000 projects all over the world. ये फाउंडेड हुआ था 29 अप्रैल 1961। हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ये वर्क क्या करता है? WWF वर्क्स इन द एरियाज ऑफ क्लाइमेट, फूड, फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर, ओशियंस एंड वाइल्ड लाइफ प्राइमरली। It runs several projects in various fields in partnership with people, bodies, and governments worldwide. In species conservation, they focus on tigers, elephants, gorillas, giant pandas, seas, turtles, polar bears, rhinos, and whales. Various projects the organization aims to check the degradation of the Earth's natural environment and create a future in which human beings live in harmony with nature. कैंपेनिंग इसके लॉन्च है WWF के अर्थ हावर एंड डेप्थ फॉर नेचर स्वैप, ये सब कैंपेनिंग है इसके।
WWF India. It was established November 1969 as the charitable public trust. The aim of the Worldwide Fund for Nature India to conserve the worldwide biological diversity, to promote the sustained use of renewable resources, to reduce pollution and wasteful consumption. WWF India works in the following landscapes and critical regions for its conservation program: Satpura Maikal, Terai Arc, Western Ghats, Nilgiris, Sundarbans, North Bank, Kaziranga, Karbi Anglong, Kanchenjunga, Western Arunachal, Western India, Western Himalayas, भरतपुर। ये सब क्रिटिकल रीजन्स हैं, इन सब में WWF वर्क करता है। इसमें there are a few priority species for which WWF India plans its work: Bengal tiger, Asian elephant, Indian or greater one-horned rhino, Ganges river dolphin, snow leopard, red panda। क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डज द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर डू? द मिशन स्टेटमेंट ऑफ द WWF इज to conserve nature and alarm the world of the ecological pressing issues. Their work spans across issues relevant to climate, food, forests, freshwater, oceans, and wildlife. New name: World Wildlife Fund. World Wide Fund for Nature is the new name of the World Wildlife Fund. Carter Roberts is the president and CEO of the WWF. Logo कैसा है? WWF logo is the panda. Choice of panda as the logo of the Worldwide Fund for Nature came from the giant panda named Chi-Chi, who was brought to London Zoo in 1958 before the establishment of WWF. तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ और भी टॉपिक्स देख लेते हैं हम लोग। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में जानते हैं। COP21। Paris Agreement was signed in 2016 by UNFCCC, United Nations Framework for Convention on Climate Change. 195 signatories हैं। The agreement intends to reduce and mitigate greenhouse gas emissions. Before COP21 in Paris, countries were asked to submit nationally determined contributions. There was a marked shift in the commitments from various countries. Paris Agreement is an important segment of the environment and ecology syllabus. It is a multilateral agreement within the United Nations Framework Convention on Climate Change. 22 अप्रैल 2016 का एग्रीमेंट साइन हुआ था। 195 मेंबर्स ने साइन किए थे। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ अनाउंस्ड हिज इंटेंशन टू विड्रॉ फ्रॉम द एग्रीमेंट बाय नवंबर 2020। गोल क्या क्या है ये देख लेते हैं। टू कर्टेल द राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर दिस सेंचुरी बिलो 2 डिग्री सेल्सियस above pre-industrial levels and also pursue efforts to limit the increase to 1.5 degrees Celsius. Develop mechanisms to help and support countries that are very vulnerable to the adverse impacts of climate change.
An example would be countries like the Maldives facing threat due to sea level rise. Confirms the obligation that developed countries have towards developing countries by providing them financial and technological support. ये ऑब्लिगेशन को भी कंफर्म करता है कि डेवलप्ड कंट्री कितनी डेवलपिंग कंट्री और कितनी ज़्यादा डेवलप हो सकती है फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने के साथ। इस बात का इस ऑब्लिगेशन को कंफर्म करता है पेरिस एग्रीमेंट। The agreement talks about 20/20/20 target. Carbon dioxide emission reduction by 20%, work on increasing the renewable energy market share by 20%, target to increase energy efficiency by 20%. Nationally determined contribution. It means the contributions that need to be done by each country to achieve the overall global goal. The contributions need to be reported every 5 years to UNFCCC. The contributions are not legally binding. The goal is to make sure that all countries have access to technical expertise and financial capability to meet the climate challenges. The major difference between the Kyoto Protocol and the Paris Agreement. In the Paris Agreement, there is no difference between developing and developed countries. In the Kyoto Protocol, there was a differentiation between developed and developing countries by clubbing them as internet transfer mitigation outcomes. The financial supports हैं developed countries have committed $100 billion a year. Finance would be balanced between mitigation and adaptation. G7 countries announced the US $420 million for climate risk insurance and the launching of the climate risk and early warning systems initiative. $3 billion commitment for green climate fund. तो बेसिक सा डिफरेंस हम जान सकते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट में डेवलपिंग और डेवलप कंट्री के लिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल में डिफरेंशिएशन है। एससीओ के बारे में जानते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। Shanghai Cooperation Organization is a permanent international intergovernmental organization. The creation of the Shanghai Cooperation Organization was announced in June 2001 in Shanghai, China by the Republic of Kazakhstan, the People's Republic of China, the Kyrgyz Republic, the Republic of Uzbekistan, the Russian Federation and the Republic of Tajikistan. इन सब ने मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जो जून 2001 में जो कि कहलाता संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मेंबर्स कंट्रीज ऑफ एससीओ 8 मेंबर स्टेट्स हैं चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं अफगानिस्तान, बेलारस, ईरान, मंगोलिया। 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। इसका मेन गोल क्या है? स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलाइनेस अमंग द मेंबर स्टेट्स टू प्रमोट देयर इफेक्टिव कोऑपरेशन इन ट्रेड, पॉलिटिक्स, रिसर्च, द इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, टूरिज्म एंड अदर एरियाज, making joint efforts to maintain and ensure security, stability and peace in the region, moving towards the establishment of a democratic, rational and fair new international economic and political order. The organization pursues its internal policy based on the principles of mutual benefit,
mutual trust, mutual consultations, equality, respect for cultural diversity, and a desire for common development. While the external policy is conducted under the principles of non targeting and non alignment. Structure and working. The supreme decision making body in the SCO is the heads of State Council. The HSC meets once in a year and adopts guidelines and decisions on all important matters of the SCO. The SCO heads of Government Council meets once a year to discuss the organization's multilateral cooperation strategy and priority areas to resolve current important economic and other cooperation issues. Importance देख लेते हैं SCO की फॉर इंडिया के लिए. SCO is part of India's stated policy of pursuing multi-alignments. With the Indian perspective, the strategic and geographical space in which the SCO establishes is extremely important. SCO membership will help India to be a major pan-Asian player, which is currently boxed in the South Asian region. Central Asia is a part of India's extended neighborhood. India's relations with countries in the region have enormous potential for enhancing ties in areas such as economy, security, policy, investment, trade, connectivity, energy, and capacity development. और भी कुछ टॉपिक देख लेते हैं.